नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनडीटीवी राजस्थान पर और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। आप देख रहे हैं राजस्थान प्राइम और शुरुआत कर रहे हैं बांसवाड़ा से आई बड़ी खबर के साथ। शहर के मदारेश्वर कॉलोनी में पारिवारिक विवाद से हड़कंप मच गया और पिता ने बेटी और 3 साल के नवासे पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। 3 साल के नवासे हसलन की अस्पताल ले जाते समय मौत हो गई और बेटी काजल गंभीर रूप से घायल बताई जा रही है। वहीं जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कोतवाली थाना पुलिस की टीम मौके पर पहुंची है। आरोपी नाना फरार है और पुलिस फिलहाल आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। वहीं अस्पताल में परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है और क्षेत्र में इस घटना के बाद से सनसनी फैल गई है। लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी है और जिसने भी इस घटना के बारे में सुना वो हैरान रह गया और इस दौरान ये पूरा मामला सामने आया है। आपको बता दें, मदारेश्वर कॉलोनी में ये पारिवारिक कलह का मामला है जिसमें पिता ने बेटी और 3 साल के नवासे पर हमला कर दिया। बेटी और नवासे पर कुल्हाड़ी से हमला किया गया है और मदारेश्वर कॉलोनी में पारिवारिक विवाद से हड़कंप मच गया। जिसने भी इस घटना के बारे में सुना हर कोई दंग था, हर कोई सन्न रह गया कि आखिर ऐसा क्यों किया गया। एक पिता कैसे हैवान बन गया और अपने बच्चों के ऊपर पिता ने बेटी और 3 साल के नवासे पर जानलेवा हमला कर दिया और 3 साल के नवासे हसलन की इस दौरान अस्पताल में मौत हो गई है और जो आरोपी है उसकी बेटी गंभीर रूप से घायल बताई जा रही है जिसको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लेकिन पिता ने क्यों आखिर बेटी और 3 साल के नवासे पर हमला किया, इसको लेकर के सवाल है। लेकिन लोगों में भी इस बात की चर्चा है कि आखिर कारण क्या रहे, कौन सी ऐसी परिस्थिति थी जिस वजह से एक पिता ने अपनी बेटी के ऊपर जानलेवा हमला किया और उसके नवासे को भी जान से मारने की कोशिश की। तो बेटी और नवासे पर हमले का ये मामला सामने आया है और बेटी और नवासे पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया गया। 3 साल के नवासे की अस्पताल में मौत हो गई है। बेटी की भी हालत फिलहाल गंभीर रूप बताई जा रही है लेकिन अस्पताल में इलाज चल रहा है। निखिलेश सोनी हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। निखिलेश, बताइए कारण इसके पीछे क्या है, क्यों आखिर एक पिता अपनी बेटी के को मारने पर आमादा हो जाता है, उसके नवासे को मार देता है? जी बिल्कुल, ये शहर के मदारेश्वर कॉलोनी का मामला है। परिजनों और पड़ोसियों द्वारा बताया जा रहा है कि जो आरोपी शौकत है उससे पड़ोसी का कोई विवाद चल रहा है। सवेरे भी उसने अपनी पत्नी को मारा था, फिर शाम को वो गुस्से में अपनी बेटी और नवासी पर कुल्हाड़ी से वार किया जिससे जो नवासी है 3 वर्षीय असलन नवासा है उसका, हसलन नाम है उसका, उसकी मौके पर ही मौत हो गई और गंभीर अवस्था में बेटी को जिला चिकित्सालय लाया गया। उसकी भी हालत गंभीर बताई जा रही है। फिलहाल उसको रेफर करने की तैयारी चल रही है। पुलिस जो है उसने निखिलेश कारण साफ हो रहे हैं, क्यों आखिर हमला किया गया? अभी कुछ खुलकर कारण पता नहीं लगे हैं। पुलिस इसकी जांच में जुटी है। आरोपी की तलाश के लिए एक टीम वहां पर जो मदारेश्वर क्षेत्र है वहां पर भेजी गई है और पुलिस सीआई जो है वो भी मौके पर कुछ जमे हुए हैं और डिप्टी गोपीचंद मीणा भी मौके पर पहुंचे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया निखिलेश इस पर जानकारी देने के लिए। तो फिलहाल बेटे और नवासी पर कुल्हाड़ी से हमला करने का ये मामला सामने आया। 3 साल के नवासे हसलन के अस्पताल में मौत हो गई है और बेटी काजल आज जिसकी हालत अभी गंभीर बताई जा रही है और सवाल यही कारण अभी तक साफ नहीं हो पाया क्यों आखिर एक पिता हैवान बन जाता है। लेकिन खबरों में आगे बढ़ रहे हैं और धौलपुर से बड़ी खबर, जहां मोबाइल पर गेम खेलने से रोका तो सुसाइड कर लिया। 12 साल के बच्चे ने फांसी लगा करके अपनी जान दे दी। बच्चे को 1 साल से गेम की लत लगी हुई थी और पिता ने बच्चे को डांटा तो बच्चे ने फांसी लगा ली और जो ये मामला सामने आया है, दरअसल गेम खेलने से अगर एक पिता ने रोका तो बच्चे ने गुस्से में आकर के फांसी लगा ली, अपनी जान दे दी। मोबाइल पर गेम खेलने से रोकना भारी पड़ गया और एक बच्चे ने सुसाइड कर लिया। 12 साल के बच्चे ने फांसी लगा करके जान दे दी और बच्चे को 1 साल से गेम की लत लग गई थी और इसके बारे में जब परिवार के लोगों को पता चला और लगातार जब बच्चा मोबाइल में ज्यादा बिजी रहता था तो उसके बाद परिवार ने उसको रोका। नीरज शर्मा हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। नीरज, बताइए, जानकारी मिल रही है कि मोबाइल देखने से रोका, गेम खेलने से मना किया तो बच्चे ने सुसाइड कर लिया। देखिए, कंचनपुर थाना क्षेत्र के कुर्रेना गांव का मामला है। 12 साल का ये किशोर था विष्णु कुमार। पिता राजवीर ने जैसा हमें बताया कि ये 1 साल से ये फ्री फायर गेम खेल रहा था। जब परिजन इसको मना करते थे तो बार बार मोबाइल छीन लेता था
तो 1 साल से ये बच्चा ज्यादा परेशान कह सकते हैं, मोबाइल की इसको लत लगी हुई थी। अब वो हालात इतने हो गए थे कि 4 से 5 घंटे तक ये मोबाइल में तल्लीन रहना था और अच्छा पढ़ाई भी इसने छोड़ दी थी। तो आज जो पूरा वाकया हुआ तो पिता ने इसको थोड़ा सा डांट दिया, इसके बाद ये अपने कमरे के अंदर चला गया और फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। इस घटना से परिजनों में कोहराम मच गया। मामले की सूचना स्थानीय कंचनपुर थाना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने डेड बॉडी को कब्जे में लेकर जिला अस्पताल के शवगृह में रखवाया। परिजनों की मौजूदगी में पोस्टमार्टम कराकर शव सुपुर्द कर दिया है। तो फिलहाल पूरे मामले को लेकर अगर देखा जाए तो चिकित्सक हैं, विशेषज्ञ चिकित्सक हैं, उन्होंने जैसा हमें बताया कि ये जो छोटे छोटे बच्चों को मोबाइल की लत लग रही है, इससे क्या है बच्चे मानसिक अवसाद में चले जाते हैं। तो इसमें कहीं न कहीं अभिभावक भी इसमें जिम्मेदार हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया नीरज इस पर जानकारी देने के लिए। और अब भीलवाड़ा से खबर है, जहां अंधविश्वास की आंच में एक मासूम को झोंक दिया गया। इलाज के नाम पर मासूम को गर्म चिमटे से दाग दिया। 9 महीने के मासूम की दागने से तबियत बिगड़ गई और मासूम को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। सदर थाना क्षेत्र के ईरांस गांव का मामला है, जहां बाल कल्याण समिति की टीम फिलहाल अस्पताल पहुंची है और 9 महीने के मासूम की दरअसल दागने की वजह से उसकी तबियत खराब हो गई। सदर थाना की जो टीम है वो मौके पर पहुंची और बाल कल्याण समिति की टीम भी अस्पताल में पहुंची। नवीन जोशी हमारे संवाददाता जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। नवीन, बताइए क्या ये पूरा मामला है? देखिए, आजादी के 76 साल बाद भी अंधविश्वास और अशिक्षा के चलते मासूम बच्चे इस झुलस रहे हैं और लगातार उनको इलाज के नाम पर दागने की घटनाएं आ रही है। भीलवाड़ा में 2025 जो वर्ष में अभी जो अंतिम पड़ाव पर है साल 2025, उसमें अब तक 90 मामले सामने आ चुके हैं। तमाम आज उन्नति के तमाम मेडिकल साइंस की प्रगति के बावजूद आज भी ग्रामीण अंचलों में अंधविश्वास और अशिक्षा के नाम पर मासूमों को इलाज के नाम पर गर्म सलाखों से दागने की बात सामने आ रही है। इस मामले में भी 9 माह का मासूम बच्चा है, अपनी न तो किसी से पीड़ा बता सकता है न कुछ कर सकता है। कलेजे के टुकड़े को इलाज के नाम पर भोपा और ओझा और फकीरों के यहाँ पे आज भी झुलसाया जा रहा है। ये इसकी वानगी है। इस पूरे मामले में अब CWC जो है बाल कल्याण समिति, उसने इस पूरे मामले को हाथ में लिया है, जांच करवाई जा रही है। और सबसे बड़ी बात है, जब तक कि ये जो ओझा और भोपे और फकीरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं होगी, अंधविश्वास और रूढ़िवादिता पे अभी इस मामले को लेकर कोई शिकायत दी गई है नवीन, और इस पर क्या कार्रवाई हो रही है अभी? देखिए, अब तक इस पूरे मामले में जो परिजन है उन्होंने एक तरह से चुप्पी साध ली है और पूरे मामले में वो कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। बस बार बार इसकी जो माँ है वो इतना सा कह रही है कि बच्चा बीमार था, निमोनिया की शिकायत अब यहाँ पे जांच में सामने आई है, बच्चे को सांस लेने में दिक्कत आ रही थी, तो वो अनजाने में एक भोपे के पास चले गए और उन्होंने इलाज अस्पताल में जाने की जगह अंधविश्वास पर भरोसा कर लिया और वहां पर बच्चे को, मासूम को झोंक दिया गया। खैर, बहुत शुक्रिया नवीन इस पर जानकारी देने की। और झुंझुनू से बड़ी खबर है, जहां पार्किंग के विवाद में 2 पड़ोसी आपस में भिड़ गए। डिपार्टमेंटल स्टोर में घुस करके मारपीट की गई और स्टोर के डिब्बे और चप्पल फेंक करके मारी। घर के बाहर भी जा करके जो है अपशब्द कहे गए। पति पत्नी ने मिलकर जमकर मारपीट की है, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं। गालियां देते हुए पड़ोसी को ललकारा और स्टोर मालिक ने भाग करके अपनी जान बचाई, जिसकी तस्वीरें भी अब सामने आई हैं। ये आप तस्वीरें देखिए। और महिला अधिकारी का CCTV वायरल हो रहा है। माया देवी झुंझुनू कार्यालय में सहायक लेखाधिकारी हैं और दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर केस दर्ज करवाए हैं। ये आप देखिए डिपार्टमेंटल स्टोर के अंदर कैसे झगड़ा होता है, कैसे मारपीट होती है और दोनों पक्षों ने ही एक दूसरे के खिलाफ शिकायत दी है, मामला दर्ज कराया है। वारिसपुरा रोड पर संतोष नगर का ये मामला है। करते तो ये हुआ कि मैडम उनको समझाने के लिए गई, समझाने गई तो उसने मैडम को गलत शब्द बोला, तो मैडम ने हाथ पकड़ा, उसके एक थप्पड़ मारा। तो उसके बाद उनकी पत्नी और बच्चों ने उसको अंदर ले गए और तीनों ने मारपीट शुरू कर दी थी। तो ड्राइवर साहब मेरे पास में था कि साहब, वकील साहब आप जाओ, जल्दी जल्दी जाओगे, लड़ाई हो रही है। तो मैं जैसे दुकान के अंदर गया, वो तो अपनी पत्नी को छोड़ के चला गया, दोनों बच्चों को, और अंदर से कुंटी लगा ली और मैं छुटाने के लिए गया तो फिर उसने अपने कपड़े फाड़ लिए और मेरे पर एलिगेशन लगा दिया। मैं नरेश कुमार लाटा
संतोष नगर वारिसपुरा रोड में रहता हूँ। मैं यहाँ एक दुकान चलाता हूँ। मेरी दुकान में कल शाम के समय मेरे पड़ोसी धनराज और उनकी पत्नी माया, जो कि बिजली विभाग में काम करती है, और ये आकर के हमारे ऊपर हमला बोला। हम सबको मारा पीटा। उनके साथ और भी थे 2 आदमी, उनको मैं नहीं जानता वो कौन थे, गाड़ी में और आए थे या पहले से उनका कोई था। वो एकदम से आए और मेरी वाइफ पर, मेरी बच्ची पर और इस तरीके से हमला करके उनके कपड़े भी फाड़ दिए और गलत हरकतें भी की। उनके साथ छीना झपटी करी। उनका, मेरी वाइफ का मंगलसूत्र तोड़ के ले गए, जाते टाइम कानों के बाले भी ले गए और गले में से भी निकाल कर ले गई उसकी वाइफ, और इतना पीटा। और हमारे साथ ये दुकान में सारा सामान बिखेर दिया, पटक दिया, नष्ट कर दिया, सारी लूटपाट जैसे हमारे साथ वारदात। आज नरेश कुमार पुत्र श्री रामोतार जी शर्मा, जो संतोष नगर रिको में रहता है, उसने अपने पड़ोसी धनराज व उसकी पत्नी माया देवी व 2 अन्य के खिलाफ दुकान में घुस करके मारपीट करना बताया और अपने गले से मंगलसूत्र छीन लेकर के जाना बताया। तो उसमें मामला दर्ज किया गया, तफ्तीश शुरू। और शुरू से बड़ी खबर है, जहां बीजेपी जिला उपाध्यक्ष के भाई को करंट लगा है। टेंट का काम करते वक्त जोरदार करंट लग गया और किशोर न्याय बोर्ड सदस्य ताराचंद सैनी को करंट लगा है। वहीं अस्पताल की इमरजेंसी टीम ने जान बचाई और सीपीआर इलेक्ट्रिक शॉक देकर के जिंदगी दी है। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। ये आप तस्वीरें देखिए, बेसुध हालत में वहां पर वो शख्स नजर आता है और उसके बाद वहां पर जिंदगी बचाई जाती है। ताराचंद सैनी को करंट लगा था, अस्पताल की इमरजेंसी टीम ने वहां पर जान बचाई। ये अब आप तस्वीरें देखिए कैसे वहां पर करंट जो है वहां पर लगता है, शॉक दे करके, हालांकि इस दौरान जान बचाई जाती है। वहीं जैसलमेर के पोखरण से बड़ी खबर है, साइबर क्राइम ब्रांच की टीम की पोखरण में कार्रवाई। करोड़ों के ठगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और पकड़ने के दौरान अपराधियों ने भागने की कोशिश भी की। मुख्य चौराहे पर कार्रवाई और भागते हुए अपराधी दिखाई दिए हैं। घटना का वीडियो सीसीटीवी में कैद हो गया है। आरोपी अजय से पुलिस फिलहाल गंभीरता के साथ पूछताछ कर रही है। और जयपुर से बड़ी खबर, जहां डमी अभ्यर्थी के जरिए अध्यापक बनने वाला शख्स गिरफ्तार हो चुका है। तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा में फर्जीवाड़े का मामला, जिसमें परीक्षा में किसी और को बैठा करके परीक्षा पास की गई। दस्तावेज वेरिफिकेशन के दौरान बायोमेट्रिक मैच नहीं हुआ, जिसके बाद यह खुलासा हुआ। अभियुक्त सचिन कुमार को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया है और यह जो पूरा मामला है सामने आया। आपको बता दें कि डमी अभ्यर्थी के जरिए टीचर बनने का, अध्यापक बनने वाला जो शख्स है वो गिरफ्तार हो गया है। तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा में फर्जीवाड़े का मामला है और परीक्षा में किसी और को बिठा करके यह परीक्षा पास की गई, लेकिन दस्तावेज वेरिफिकेशन के दौरान बायोमेट्रिक मैच नहीं हुआ, जिसके बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। और खबर बाड़मेर से है, जहां शहर से गुजरने वाले नेशनल हाईवे 68 के किनारे दुकानदारों के पक्के अतिक्रमण से जूझ रही यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए जिला प्रशासन ने कमर कस दी है। गुरुवार को शहीद सर्किल पर जेसीबी के पीले पंजे ने पक्के निर्माण ध्वस्त कर दिए गए, जबकि नगर परिषद की टीम ने दुकानों के बाहर रखा सामान जब्त कर लिया। इस दौरान परिवहन विभाग और यातायात पुलिस ने भी नो पार्किंग में खड़े वाहनों और बसों के चालान काटने की कार्रवाई की है। चौराहे पे जो अस्थायी अतिक्रमण कर रखा है, लोगों ने रास्ते पर पहले या अवैध पार्किंग कर रखी है या अवैध निर्माण कर रखा है, उसको अस्थायी तौर पर नगर परिषद और प्रशासन की ओर से हटाया जा रहा है। तो सर आमजन से क्या अपील है कि आमजन से यही अपील है कि जो रोड है उस रोड पर केवल आवागमन ही रहे, वहाँ किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण नहीं करे, ताकि आम जनता को किसी प्रकार की कोई असुविधा नहीं होवे, किसी प्रकार की दुर्घटना नहीं होवे। सिर्फ बाड़मेर ही नहीं बल्कि प्रदेश भर के अलग अलग इलाकों में अवैध कब्जे, अतिक्रमण, अवैध कॉलोनियों पर बुलडोजर गरज रहा है। और इसी की तस्दीक अब आपको जरा कुछ तस्वीरों के जरिए दिखाते हैं कि कैसे अलग अलग इलाकों के अंदर, राजस्थान के अलग अलग हिस्सों में ये बुलडोजर कार्रवाई की गई है। अब इसी से जुड़ी हुई जरा ये 3 तस्वीरें आप देखिए। उदयपुर में अवैध कॉलोनी पर पीला पंजा चलाया गया।
अवैध कॉलोनी को ढहा दिया गया। वहीं दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं जहां सवाई माधोपुर में जो अतिक्रमण है उसको हटाया गया, जेसीबी की मदद से उसको ध्वस्त कर दिया गया। वहीं तीसरी तस्वीर आप देख रहे हैं जहां अलवर में कब्जे को ध्वस्त किया गया है। तो ये 3 तस्वीरें हैं जहां पर जो बताती हैं कि अवैध कंस्ट्रक्शन के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। वहीं राजस्थान एटीएस ने जालौर जिले के सांचौर के मौलवी ओसामा उमर को आतंकियों से संपर्क रखने और आतंकी संगठन तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान से जुड़े होने के आरोप में गिरफ्तार किया। ओसामा उमर पर आरोप है कि वो पिछले 4 साल से टीटीपी के टॉप कमांडर्स के संपर्क में था और इंटरनेट कॉलिंग के जरिए बातचीत करता था। एटीएस की टीम ने इंटरनेट मॉनिटरिंग और खुफिया जानकारी के आधार पर छापेमारी कर आरोपी को पकड़ा और उसे जयपुर कोर्ट में पेश किया गया। एटीएस ने अदालत से 7 दिन का रिमांड की मांग की है, जिस पर कोर्ट ने आरोपी को 5 दिन के रिमांड पर भेज दिया है। अब अगली सुनवाई 11 नवंबर को होनी है, जिसमें रिमांड अवधि खत्म होने के बाद कोर्ट के सामने फिर से पेशी होगी। ओसामा उमर के साथ अन्य 4 संदिग्धों को भी हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है ताकि पूरे नेटवर्क का खुलासा हो सके। ओसामा को आज एटीएस ने कोर्ट में पेश किया है और कोर्ट में जो है एटीएस के द्वारा जो है 7 दिन का रिमांड मांगा गया था, लेकिन 5 दिन की यहाँ पर कोर्ट ने जो है यहाँ पर अनुमति दी है। मेरे साथ सागर जी हैं। सागर सर, क्या कुछ कोर्ट के अंदर रहा, क्योंकि काफ़ी लंबी जो सुनवाई है वो रही है सर? बेसिकली तो जुरिसडिक्शन पे बात हुई थी और ऑफेंस को लेके बात हुई थी। तो इनिशियल स्टेज पे अभी और जो चीज़ें आनी है वही हमने कोर्ट से रिक्वेस्ट की एंड हमने कोर्ट से वही रिमांड मांगा, पीसी रिमांड तो कोर्ट ने दिया है। इनिशियली 11 तारीख तक का रिमांड दिया है। अभी आगे क्या कुछ रहेगा, क्योंकि जिस तरीके से देखा गया कि एलिगेशन है वो काफ़ी ज़्यादा जो कह सकते हैं कि वो दैट विल हैज़ टू बी प्रूव्ड, वही चीज़ें हैं, एलिगेशंस तो हैं और मतलब ये ऐसा मामला है कि बहुत विस्तार से अभी चर्चा करना मुझे लगता नहीं उचित रहेगा। थोड़ा सा आप बताएंगे, क्योंकि है ना कि अभी तो सेक्शन 18, 20, 38, 39 में यूएपीए के अंदर हम लेके आए थे इन्हें। अब क्या कैसे आगे क्या कहानी है, किन लोगों से लिंक है, कैसे इन्होंने स्टार्ट किया, वो सारी बातें आने वाले टाइम में सभी के सामने आएंगी। कितने टाइम से कुछ ये मतलब इस तरह की गतिविधियाँ कर रहे हैं? अब ये सारी चीज़ें ही तो आनी है। द पर्पज ऑफ पीसी टू इन्वेस्टिगेट मैटर इन इनिशियल स्टेज। तो अभी सर कितने दिन का रिमांड है? अभी 11 तारीख तक का रिमांड दिया है। अगली सुनवाई होगी 11 को। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जिस तरीके से एडवोकेट सागर ने कहा कि राजस्थान के अंदर जो इस तरीके की गतिविधियां करते हुए ओसामा को पकड़ा गया है उसको जो है कोर्ट में पेश किया गया है और अगली जो सुनवाई होगी वो 11 तारीख को होगी, जिसके अंदर कई खुलासे हैं होने वाले हैं। सहयोगी पुष्पेंद्र तिवारी के साथ वीरेंद्र सिंह शेखावत, एनडीटीवी। तो आतंक के इस नेटवर्क का खुलासा किया गया और आतंकी नेटवर्क का भंडाफोड़ हुआ है, लेकिन इसके पीछे की कहानी क्या है और आतंकवाद पर इसको बड़ा प्रहार क्यों माना जा रहा है, जरा ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाते हैं। और अब आप ये देखिए कि ये वही आतंकी है, या ये कह लीजिए कि जिसका संपर्क टीटीपी से था। बहुत गहरे कनेक्शन बताए जा रहे हैं इसके, और इसीलिए कहा जा रहा है कि आतंकवाद पर यह बड़ा प्रहार है। दरअसल एटीएस ने विदेशी फंडिंग मामले में बड़ी कार्रवाई की है और 5 संदिग्धों में से इस एक को गिरफ्तार कर लिया है। ये वही आतंकी है, ये वही संदिग्ध शख्स है जिसके पास कुछ ऐसी जानकारी मिली, जिसके लिए ऐसे सबूत मिले एटीएस को, जिसकी वजह से इसको गिरफ्तार कर लिया है। और 5 में से इस एक को गिरफ्तार किया गया है। विदेशी लोगों से मिलीभगत के इसके सबूत मिले हैं और सबूत मिलने के बाद एटीएस ने इसके खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। सांचौर का रहने वाला ये ओसामा उमर, जो कि अब गिरफ्त में आ चुका है, और एटीएस ने 5 संदिग्धों को हिरासत में लिया था। जयपुर में 4 दिनों तक इस मामले को लेकर के गहन पूछताछ चलती रही और इस पूछताछ के बाद और उसी के आधार पर उमर को गिरफ्तार किया गया है। वहीं एटीएस ने ओसामा उमर के खिलाफ मामला भी दर्ज कर लिया है। लेकिन आगे आपको बताते हैं कि राजस्थान में ये जो टीटीपी का स्लीपर सेल है, ये कैसे काम कर रहा था, जरा वो भी आपको बताते हैं। दरअसल एटीएस ने बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम किया। मौलवी ओसामा को यूएपीए के तहत गिरफ्तार किया है और मौलवी ओसामा उमर का संबंध टीटीपी से था, यानी कि अफगानिस्तान की जो टीटीपी है,
कैसे अफगानिस्तान से कनेक्शन जुड़ रहे थे, उसके बारे में भी एटीएस को जानकारी मिली है और उसी के आधार पर ओसामा के खिलाफ एक्शन लिया गया। मौलवी दुबई होते हुए अफगानिस्तान भागना चाहता था, उसकी फिराक में था, लेकिन इसके मंसूबों पर पानी फेर दिया एटीएस ने और एटीएस ने समय रहते इस आरोपी को धर दबोचा। और खबर अब बांसवाड़ा से है, जहां सांसद राजकुमार रोत ने कहा कि उनका सांसद बनना एक राजनीतिक दुर्घटना का परिणाम है। भारत आदिवासी पार्टी यानी बीएपी के सांसद राजकुमार रोत ने बांसवाड़ा जिले के ब्लॉक अर्थूना में आयोजित एक स्वागत कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अपने सांसद बनने के पीछे की कहानी का खुलासा किया। उन्होंने कहा कि उनका सांसद बनना जनता के भरोसे और कुछ हद तक एक राजनीतिक दुर्घटना का परिणाम है। सेकंड बार भी हाईएस्ट वोटों से जिताया। तुम्हारी उम्र में बेफरा विधायक करी जो मार बल्ले मार क्षेत्र जनता बल्ले मतलब मेरे लिए विशेष कर बड़ी उपलब्धि। मुझे इस उम्र में और क्या चाहिए, लेकिन ये राजनीतिक दुर्घटना था कि कांग्रेस वाला बीजेपी फेल गया। अर्था रात्रे कांग्रेस को पट्टो नाकिन फरे, अर्था के लगा से बीजेपी पट्टो नाकिन फरे फरे गया। तो ये राजनीतिक दुर्घटना था। और खबर कोटा से है, जहां लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बड़ी सौगात दी है। बिरला ने आयुर्वेद महाविद्यालय के नए भवन का लोकार्पण किया। 22 करोड़ की लागत से नवनिर्मित भवन बनाया गया है और ये 64,000 वर्ग फीट क्षेत्रफल में निर्मित किया जा रहा है। और सड़क सुरक्षा अभियान के तहत प्रदेश में ताबड़तोड़ कार्रवाई हो रही है। तेज रफ्तार से गाड़ी चलाने पर 2743 लोगों पर कार्रवाई की गई है। लेन ड्राइविंग सिस्टम पालन के लिए पुलिस बल तैनात कर दिया गया है और इस नियमों का उल्लंघन करने पर 2758 गाड़ियों के चालान किए गए। 15,000 से ज्यादा लोगों को जागरूक किया गया और प्रदेश भर में सड़क सुरक्षा अभियान चलाया जा रहा है। 4 से लेकर के 18 नवंबर तक 15 दिवसीय सड़क सुरक्षा अभियान चलेगा और इसके दौरान लोगों को जागरूक किया जाएगा कि सड़क पर नियमों का कैसे पालन करना है और उल्लंघन करने वालों के खिलाफ क्या बड़ी कार्रवाई हो सकती है। वहीं शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत आयुक्त खाद्य सुरक्षा और औषधि नियंत्रण विभाग ने टोंक रोड स्थित नामी रेस्टोरेंट पर कार्रवाई करते हुए मिलावट का अंदेशा होने पर पनीर और काजू के सैंपल लिए हैं। सीएमएचओ डॉक्टर मनीष मित्तल ने बताया कि मार्केट से पनीर 240 रुपए प्रति किलो खरीदा जा रहा है और पनीर की इतने कम रेट होने से घटिया क्वालिटी होने का अंदेशा होने पर पनीर का नमूना लिया गया। काजू की ग्रेवी तैयार करने के लिए जो काजू काम में लिया जा रहा था उसकी क्वालिटी भी खराब पाई गई थी। तो रेस्टोरेंट की जांच में कई खामियां मिली हैं। वहां पर खाने पीने की चीजों की जांच की गई और उनके सैंपल इकट्ठा किए गए। वहीं जोगेश्वर गर्ग के बयान पर राजनीति गर्मा चुकी है और सड़क हादसों और बस दुर्घटनाओं को लेकर के कहा है उन्होंने कि 2025 में ज्योतिष की भविष्यवाणी का हवाला उन्होंने दिया है। 2025 में आगजनी या प्राकृतिक आपदाएं होंगी, यह भविष्यवाणी सच साबित होती नजर आ रही है। वहीं पीसीसी चीफ गोविंद डोटासरा ने इस दौरान गर्ग पर पलटवार किया और कहा कि आप किस लिए मंत्री बने हो, यह सवाल उठा दिया। वहीं विधानसभा के मुख्य सचेतक हैं जोगेश्वर गर्ग। और यदि मेरे से आप पूछे व्यक्तिगत, क्योंकि मैं ज्योतिष में बहुत विश्वास करता हूं, ज्योतिष एक विज्ञान है, ऐसा मेरा मानना है। और इस साल 2082 विक्रम संवत के प्रारंभ में जोधपुर सहित पूरे देश के ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी कर रखी है कि 2082 के वर्ष में हादसे भी बहुत होंगे, आग लगकर लोगों को मरने की बहुत होगी, युद्ध भी होंगे, जनहानि बहुत बड़े पैमाने पर होगी, भूकंप से हो चाहे बाढ़ से हो चाहे किसी भी रूप में हो, जनहानि होगी, बड़े पैमाने पर होगी। ये पहले से उन्होंने भविष्यवाणी कर रखी है और वो सब सच साबित हो रही है। अब आप बताओ ना, मुख्य सचेतक ये कह रहा है कि मैं ज्योतिष को जानता हूं, मैं विश्वास करता हूं, यहाँ पर भारी जनहानि अग्नि से, आग से और एक्सीडेंटों से होगी। अब आप बताओ तो फिर आप काहे के मंत्री हो, काहे की सरकार आपकी, जब आपका मंत्री जो राजस्थान की विधानसभा में मुख्य सचेतक ही होता है सब कुछ है, वो ये कह रहा है कि ऐसा होगा और हम कुछ नहीं कर पाएंगे।
सर साहब का तो बयान पढ़ा ही होगा कि भाई कोई पढ़ेगा ड्राइवर लाके ठोकेगा तो मरेगा ही। तो फिर भाई उस ड्राइवर की गलती थी, वो जो साइड में गलत खड़ा था उसकी गलती थी। तुम्हारा आर्ट। खाद्य नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद डोटासरा पर निशाना साधा। गोदारा ने कहा कि डोटासरा जी को याद रखना चाहिए कि कांग्रेस की सरकार में 5 साल तक अशोक गहलोत की कुर्सी बचाने के लिए गुटबाजी चली और ये आज तक चल रही है। गोदारा ने कहा कि अंत में बीजेपी का आज रोड शो हुआ, वह ऐतिहासिक रोड शो था जो बीजेपी की अंता उपचुनाव में भारी मतों से जीत का संकेत है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष श्री गोविंद सिंह डोटासरा जी सदैव अनगढ़ बयानबाजी करते रहते। मैं डोटासरा जी को याद दिलाना चाहूंगा, 5 साल जब अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री रहे, किस तरह उन्होंने कुर्सी बचाने के लिए कांग्रेस की गुटबाजी जो चली आज तक चली आ रही। 4 गुटों में 5 गुटों में कांग्रेस बंटी। डोटासरा कांग्रेस, गहलोत कांग्रेस, पायलट कांग्रेस, टीकाराम जूली कांग्रेस, और आज इस तरह अंता में भारतीय जनता पार्टी का रोड शो हुआ। माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी, पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे जी और पार्टी एकजुट, सदैव एकजुट होकर जिस तरह पार्टी का रोड शो हुआ, ये संकेत है कि भारतीय जनता पार्टी भारी मतों से अंता उपचुनाव जीत रही है। और जिस तरह पिछले साल भारतीय जनता पार्टी ने उपचुनाव जीते, इसी तरह भारतीय जनता पार्टी अंता चुनाव जीतेगी। और डोटासरा जी, मौर्या के लोगों का बुलावता, अब की मौर्या थारे जी नारे उपचुनाव में मौर्या बोलिया नहीं, अंता में भी थारा मौर्या बोल सी। और डूंगरपुर जिले में एसडीएम ऑफिस पर कांग्रेस का प्रदर्शन देखने को मिला, जहां कांग्रेस पार्टी की ओर से किसानों को फसल खराबे का मुआवजा नहीं मिलने और मनरेगा में श्रमिकों को रोजगार नहीं मिलने के विरोध में एसडीएम ऑफिस पर प्रदर्शन किया। इस मौके पर पूर्व सांसद ताराचंद बगौरा ने बताया कि डूंगरपुर जिले में अतिवृष्टि, पश्चिम विक्षोभ के चलते हुई बारिश से किसानों की 90 से 100% तक फसल खराबी हुई है, लेकिन किसानों को फसल खराबे का मुआवजा देने के लिए सरकार की ओर से कोई कदम नहीं उठाया गया। कोटा के वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय में आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने भगवान श्री राम को सामाजिक समरसता का सबसे बड़ा प्रतीक बताया। उन्होंने कहा कि हम सब भारत मां की संतान हैं और हमें छोटे बड़े का भेद भूलकर भाईचारे से रहना चाहिए। श्री राम ने केवट, निषाद राज और शबरी को सम्मान देकर समाज को एकता का संदेश दिया। राजस्थान प्राइम में मेरे साथ आज के लिए बस इतना ही, लेकिन तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए एनडीटीवी राजस्थान के साथ। नमस्कार।